कोई शक नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। षड्यंत्रपूर्ण। देश के दूसरे प्रधानमंत्री ताशकंद जाते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई गई आज तक? इंदिरा गांधी ये कहती फिरती थी कि हमारे घर का नौकर अब प्रधानमंत्री बन गया है। इन्होंने क्या किया था नरसिम्हा राव के साथ? शव को हैदराबाद भेज दिया था और शव पूरा जल भी नहीं पाया था, सब छोड़ छाड़ के आ गए थे और रात में उनके शव को कुत्तों ने खाया था। नेहरू का घर शास्त्री को ना मिले प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए षड्यंत्र उस समय की गांधी परिवार ने रचे, जिसमें इंदिरा गांधी थी, नेहरू जी की बहन थी। इंदिरा गांधी के मन में लालसा है प्रधानमंत्री बनने की और विदेश मंत्री बनकर वो बहुत ताकतवर हो जाएंगी। ये शास्त्री जी ने कुलदीप नैयर को कहा और शास्त्री भले 5 फुट 2 इंच के थे। वो व्यक्ति जो तथाकथित जिसको नौकर कहा जा रहा था, वो ऐसा कारनामा करके दिखाता है जो उसके तथाकथित मालिक ने करके नहीं दिखाया। इनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन जाए। शास्त्री जी ने देश में आह्वान किया था कि एक वक्त का जो है वो भोजन आप त्याग दो, हफ्ते में एक दिन व्रत रखो तो हमारा खाद्यान्न की समस्या हल हो जाएगी, और लोग उनका पालन करते थे। जो पाकिस्तान का मीडिया जो गांधी जी को गाली बकता है, जो नेहरू को गाली बकता है, जो इंदिरा गांधी को गाली बकता है, जो मोदी को तो खैर बकता ही है गाली मीडिया, वो मीडिया शास्त्री जी की शान में कसीदे पढ़ता है, ये जानते हुए कि इस आदमी ने हमको धूल चटाई थी, इसकी सेना लाहौर तक आ गई थी। उनके रूम में ना फोन था ना कोई बर्जर था। अंतिम समय में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी सांसें उखड़ने लगी, तो बार बार वो एक थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसने आखिरी बार पालक की सब्जी और रोटी शास्त्री जी के लिए बनाई थी। द कुक। लेकिन वो कुक शास्त्री जी का नहीं होता। कहते हैं कि वो गांधी परिवार के दूर के रिश्तेदार थे। इतना सब होने के बाद संसद में बात उठी थी इस बारे में? उन्होंने सीधे सीधे इंदिरा गांधी पर शक व्यक्त किया, इशारों पर। 71 का चुनाव हो गया, बहुमत से जीत गई। वॉर हो गया उस चुनाव के बाद भारत पाकिस्तान। इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार हो गई। दुर्गा का अवतार कुछ समय बाद तानाशाह हो गया। सर, इनके साथ क्या हुआ जो आपने और 3 नाम लिए थे? डॉक्टर चुप्पे, रामलाल, कहानी खत्म। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द राव्या साडा शो। आज हमारे साथ आपके फेवरेट गेस्ट जुड़े हैं, जिनके साथ हम ऑलरेडी 2 एपिसोड्स कर चुके हैं और पब्लिक की एकदम भारी भारी डिमांड पे ये फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है, जो रहस्यमय मृत्यु है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज वेलकम प्रखर श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है और हम सभी इनके चैनल को बहुत पसंद करते हैं, आपके कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं। और सर की नई किताब पे सर काम कर रहे हैं। पहली किताब हे राम हम सब पढ़ चुके हैं, हमने एपिसोड भी देखा है सर। थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस। प्रखर जी, आज का जो एपिसोड है, जैसे मैंने बताया, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में है। अगर ये सब सच हुआ ना, ये रहस्यमय मृत्यु जिस तरीके से हुई है, तो ये बहुत ही दुख होगा सबको अगर ये सच हुआ तो, जैसे आप बता रहे हैं। क्योंकि हमने कई सारी मूवीज देखी है, कई सारी किताबें भी पढ़ी है, बट वी वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सच में उनकी मृत्यु एक रहस्यमय मृत्यु थी? बिल्कुल, देखिए इस पे बहुत काम भी हो चुका और मैं अगर अपना अनुभव बताऊं इस विषय पर कि लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु थी और वो किन परिस्थितियों में हुई, तो हमने पहली बार 2005 में 2005 में मैं जब जी न्यूज में था तो हमने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। देन 2010 में मैंने इस पे इंडिया टीवी में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो मैं इस विषय को करीब करीब 2005 से ही फॉलो कर रहा हूँ। आज 2025 है, तो 20 साल करीब करीब मैंने इस विषय पर थोड़ा बहुत काम किया है। तो उस आधार पे जितना मैंने पढ़ा और जितने मैंने लोगों के इंटरव्यूज लिए लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मृत्यु से जुड़े जो लोग थे, या मैंने जो उस समय की रिपोर्ट्स पढ़ी या उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी और बाद में ललिता शास्त्री जी के इंटरव्यू पढ़े, शास्त्री परिवार से जो बात करी, उसके आधार पे इसमें कोई शक नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। षड्यंत्रपूर्ण। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है। मैं कोई सबूत तो अब आप इतने साल बाद मांगेंगे तो क्या ही हो सकता है, लेकिन जो किसी भी केस में जब अदालत में भी कोई सुनवाई होती है, कोर्ट में भी, तो एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है, सर्कमटेंशियल एविडेंस जिसको हम कहते हैं। वो ये चीख चीख कर इशारा करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के मामले में कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ थी, ये सामान्य मृत्यु नहीं थी, ये हत्या भी हो सकती है, ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है। ये सबूत चीख चीख के इस तरफ इशारा करते हैं। और जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी,
हम एक एक कड़ियां धीरे धीरे खोलने की मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे मालूम है। तो जिन परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई है और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ और उनकी मृत्यु से पहले जो देश की राजनीतिक स्थितियां थी और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां थी, वो आप सारे कनेक्शन, सारी कड़ियों को जब आप जोड़ते हैं तो जिसको कहते हैं ना हैंड्स प्रूफ, कि ये साबित हो जाता है कि भाई ये सामान्य एक हमारी प्रधानमंत्री की मौत थी। बिल्कुल जी। तो अब जैसे आप बता रहे हैं, सबसे बेस्ट पार्ट पता है, एक तो जब आपके साथ हम बातचीत करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ रेफरेंस। मुझे लास्ट एपिसोड्स में भी याद है कि आपने हमेशा हर किताब का रेफरेंस दिया है, और आपकी याददाश्त तो मतलब आप पेज नंबर भी बताते हैं कि ये पेज नंबर यहाँ ये लिखा है, आपको चाहिए तो जाके आप चेक कर लो। तो मतलब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन भी करेगा तो जाके एकदम पढ़ लेगा, तो सीधा सीधा सटीक रेफरेंस के साथ आप जवाब देते हैं। तो अभी जब आप बता रहे हैं कि देश की परिस्थितियों के बारे में अगर हम बात करें, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या परिस्थिति थी देश की उस समय? देखिए, थोड़ा सा मैं विस्तार में बताऊंगा कि वो किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद घटनाक्रम में क्या हुआ। देखिए, 1964 में मई के महीने में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद ये तय होता है कि तय होना होता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो दो लोग दावेदार बनकर सामने आते हैं। पहले तो होते हैं मोरारजी देसाई, जो नेहरू सरकार के अंदर वित्त मंत्री भी रहे थे, एक बड़े नेता थे। और दूसरे दावेदार होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के लिए पक्ष में इसलिए माहौल बन जाता है क्योंकि तो वो सीधे सरल थे, वो इतना उनकी छवि बड़ी साफ सुथरी थी, वो लाभ मोरारजी देसाई के पास नहीं था। और दूसरा, मोरारजी देसाई ने उस समय जो गतिविधियां करी प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उस समय के जो कांग्रेसी थे वो बड़े कुछ सिद्धांतवादी कांग्रेसी भी होते थे। अब तो खैर वो बड़ा मुश्किल है कांग्रेस में वो ढूंढना, लेकिन तब की एक अलग बात थी। तो उन सिद्धांतवादी कांग्रेसी को बड़ा बुरा लगा कि अभी पंडित नेहरू की लाश जो है, शव जो है, वो अभी उसको अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ कर रहा है। तो इससे जो है मोरारजी देसाई की छवि खराब हो गई और शास्त्री जी का पलड़ा भारी हो गया और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो जो उस समय का जो नेहरू परिवार था, इंदिरा गांधी थी और नेहरू जी की जो बहनें थी विजय लक्ष्मी पंडित आदि, इनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। तो एक राजनारायण होते थे, समाजवादी नेता थे, और उनके बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उनके ही लगाए केस पर इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। और 77 के चुनाव में उन्होंने रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। ये वो राजनारायण है, बहुत बड़े भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी बने मोरारजी की सरकार में। तो उन्होंने एक बार राजनारायण ने बात कही थी, मैं उनको कोट कर रहा हूं क्योंकि कही तो बहुत से लोगों ने, लेकिन राजनारायण समकालीन थे, सब चीजें जानते। तो राजनारायण ने कोट किया है पार्लियामेंट के अंदर कि इंदिरा गांधी ये कहती फिरती थी जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए कि हमारे घर का नौकर अब प्रधानमंत्री बन गया है। और ऐसे भी कई संस्मरण मिलते हैं लोगों के कि जब लाल बहादुर शास्त्री के वो घर गई और उन्होंने उनके जीवन शैली देखी। उनके घर में चूल्हे पे खाना बनता था, वो बहुत ही सादगी से रहते थे। कार फिएट खरीदी थी उन्होंने, वो भी लोन लेकर खरीदी थी। बच्चे अगर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते थे गलती से तो वो उसका पेट्रोल का पैसा खजाने में जमा कर देते थे। तो शायद वो भगवान की हमारी 2-2.5 साल का 1-1.5 साल का समय था, शायद प्रभु की मेहरबानी थी कि इतना महान नेता हमको प्रधानमंत्री मिला। तो लेकिन ये जीवन शैली जो है इंदिरा गांधी उसकी हंसी उड़ाती थी। और जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनको 3 मूर्ति भवन, चूंकि समय आधिकारिक आवास बन चुका था प्रधानमंत्री का, तो उसमें उन्हें शिफ्ट नहीं होने दिया गया। और उन पर यह दबाव डाला गांधी परिवार ने कि जिस घर में नेहरू रहे थे वहां पर लाल बहादुर शास्त्री कैसे रह सकते हैं। और 3 मूर्ति भवन को एक संग्रहालय बना दिया गया। दुनिया में कहीं नहीं होता। व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन जैसे बड़े लोग भी रहे, एक से एक रूजवेल्ट जैसे महान राष्ट्रपति रहे, एक से एक महान जॉन एफ कैनेडी रहे, लेकिन राष्ट्रपति है वो हटेगा, नया राष्ट्रपति उसकी जगह लेगा। ये नहीं हो सकता कि वो किसी एक इतना महान नेता हो जाए कि उसके लिए, अब जॉन एफ कैनेडी से बड़े नेता तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू या अब्राहम लिंकन से भी बड़े नहीं थे। तो व्हाइट हाउस तो छोड़ा ना, उनकी मृत्यु के बाद दूसरे राष्ट्रपति रहने आया। कैनेडी के बाद आइजनहावर रहने के लिए, माफ कीजिए, लिंडन जॉनसन रहने के लिए आए। तो नेहरू का घर शास्त्री को ना मिले प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए षड्यंत्र उस समय की गांधी परिवार ने रचे, जिसमें इंदिरा गांधी थी, विजय लक्ष्मी पंडित और नेहरू जी की बहन थी, और उनको उस घर में नहीं आने दिया गया। तो 10 जनपद
आज हम उस घर को सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। बेसिकली 10 जनपद जो है वो शास्त्री जी का सरकारी आवास बना और वो वहां पर प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री रहते हुए वो वहां पर रहते थे। ये स्थिति में प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर जब मंत्रिमंडल बनाने की बारी आती है तो वो इंदिरा गांधी को बनाते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, आईएनडी मिनिस्टर। तो आईएनडी मिनिस्टर बड़ी एक ऐसी कोई बड़ा पद नहीं होता है, मतलब मंत्रिमंडल में देखें तो कुलदीप नैयर जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री के मीडिया एडवाइजर थे और बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उन्होंने लेकिन शास्त्री जी भी देखिए यूपी के थे, इलाहाबाद के थे, कायस्थों के परिवार से आते थे, तो दिमाग तो तेज था ही उनका, राजनीति तो वो भी समझते थे और वो भी जान रहे थे कि इंदिरा गांधी मेरे साथ क्या खेल कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि राजनीति करने वाला तो राजनीति करने वाला ही होता है। तो कुलदीप नैयर ने उनसे पूछा, बकौल कुलदीप नैयर को मैं कोट अनकोट बता रहा हूं, कुलदीप नैयर ने पूछा कि भारत का विदेश मंत्री किसे बनाना चाहिए, क्योंकि नेहरू ने कभी दूसरे को विदेश मंत्री नहीं बनने दिया। वो 1947 से लेकर 1964 तक वही विदेश मंत्री रहा, एक आध उपमंत्री अपना रख लेते थे। तो उन्होंने कुलदीप नैयर ने जब उनसे पूछा कि क्या इंदिरा गांधी को विदेश मंत्री बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं, बोला बिल्कुल नहीं। बोला विदेश मंत्री बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इंदिरा गांधी के मन में लालसा है प्रधानमंत्री बनने की और विदेश मंत्री बनकर वो बहुत ताकतवर हो जाएंगी। ये शास्त्री जी ने कुलदीप नैयर को कहा। और ये भी फैक्ट है कि जब सरदार स्वर्ण सिंह को उन्होंने विदेश मंत्री शास्त्री जी ने बना दिया तो इंदिरा गांधी ने इसका विरोध किया। उन्होंने इंदर मल्होत्रा, जिन्होंने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखी और जो बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, कुलदीप नैयर के ही स्तर के आप बड़े पत्रकार मान सकते हैं। हम लोगों के हम बहुत ही जूनियर हैं उन लोगों के सामने, बहुत हमने बचपन में कभी इंदर मल्होत्रा के कॉलम्स पढ़े। उन इंदर मल्होत्रा ने, जिन्होंने शास्त्री जी, नेहरू जी, इन सबको अपनी आंखों से देखा था, उनके साथ रूबरू हुए थे, उनके इंटरव्यूज किए थे, उनके उसमें रहते, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो इंदिरा गांधी पुस्तक लिखी है, कि सरदार स्वर्ण सिंह को जब विदेश मंत्री बनाया तो इंदिरा गांधी बड़ी नाराज हुई। उन्होंने कहा कि बिना मुझसे सलाह लिए शास्त्री जी ने कैसे सरदार स्वर्ण सिंह को जो है विदेश मंत्री बना दिया। तो खटपट शुरू हो गई थी इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, कहीं ना कहीं तनाव बिल्कुल हो गई थी। अब क्या हुआ, इसी बीच हो जाता है 1965 का युद्ध। पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत तो बड़ा कमजोर है, अभी 62 का युद्ध चीन से इतनी बुरी तरह से हारा है, ये हमारा क्या मुकाबला कर पाएंगे। तो अयूब खान जो होते हैं, जनरल अयूब खान की सेना भारत पे चढ़ जाती है। लेकिन अयूब खान को अंदाजा नहीं होता कि जिस लाल बहादुर शास्त्री को 5 फुट 2 इंच का समझ रहे हैं, वो इतना ताकतवर है मानसिक तौर पर कि वो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देगा। और वही हुआ। अयूब खान 6.5 फीट के थे, हमारे शास्त्री जी 5 फुट 2 इंच के थे, लेकिन उन्होंने जो ताकत दिखाई, उनकी और सेना का जो नेतृत्व किया, तो 65 का युद्ध में जो है पाकिस्तान को पराजय मिली। और ये अंदाजा नहीं था अयूब खान को कि लाल बहादुर शास्त्री इतनी हिम्मत करेंगे कि मैं कश्मीर में लड़ाई लड़ रहा हूं, युद्ध लड़ रहा हूं, ये पंजाब में फ्रंट खोल देंगे। और शास्त्री जी ने वही किया। जब देखा कि कश्मीर में चूंकि पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी थी तो वह भारी पड़ रहा था, शास्त्री जी ने भारतीय सेनाओं को कहा कि पंजाब की सीमा लांघ लो। तो भारतीय सेना लाहौर से 12-13 किलोमीटर दूर बची थी। आज भी तस्वीरें हैं, तो वो तस्वीरें दुनिया ने देखी कि भाई भारतीय सेना लाहौर के पास तक पहुंच गई। तो जो देश 3 साल पहले हारा था चीन के सामने, जिसने शर्मिंदगी झेली थी, जिस हार की सदमे में उसके देश के प्रधानमंत्री नेहरू की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वही देश 3 साल बाद, जिसको एक कमजोर प्रधानमंत्री माना जा रहा है, जिसको एक महिला कहती है तो हमारे घर का नौकर था, वो व्यक्ति जो तथाकथित जिसको नौकर कहा जा रहा था, वो ऐसा कारनामा करके दिखाता है जो उसके तथाकथित मालिक ने करके नहीं दिखाया था। तो 62 के युद्ध की जो शर्मनाक हार थी, उसको 65 में शास्त्री पलट देते हैं। और शास्त्री भले 5 फुट 2 इंच के थे, लेकिन वो इतना बड़ा कद उस वक्त भारत का बन जाते हैं, इतना बड़ा कद बन जाते हैं कि जो भारत का जो शर्म थी 62 के युद्ध की, वो एक झटके में धुल जाती है। और टाइम मैगजीन उनका फ्रंट पेज पर फोटोग्राफ छापती है लाल बहादुर शास्त्री का, और पूरी दुनिया में उनके शौर्य की, उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ होती है। तो इंदिरा गांधी को समझ में आ जाता है कि अब जो मैं सोच रही हूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं या मैं इनको दबा लूं, वो संभव नहीं है। ये लार्जर देन लाइफ ये आदमी बन चुका है। और उसी वक्त जब युद्ध खत्म हो जाता है तो एक भ्रष्टाचार के मामले में शास्त्री जी, भारत के उस समय के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णमचारी, उनको, जहां तक मैं सही हूं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो दिसंबर 1965 में अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले वो उनको अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं। कृष्णमचारी उनका नाम होता है, वित्त मंत्री भारत का। कृष्णमचारी इंदिरा गांधी के बड़े करीब थे और साथ में वो नेहरू जी के भी बड़े खास हुआ करते थे। तो इंदिरा गांधी उसको पर्सनल ले लेती हैं और उन्हें ये लगता है कि अब अगला नंबर मेरा है।
और ये इस बात का जिक्र दो जगहों पर आता है। एक जिक्र वो करती है इंदर मल्होत्रा, जो उनको कोट करके कहते हैं कि अभी कृष्णचारी को इन्होंने हटाया है, अब ये अगला नंबर मेरा है, ये अभी सोवियत संघ जा रहे हैं, ताशकंद जा रहे हैं, और वहां से आने के बाद ये मुझे हटा देंगे। एक बात। दूसरी बात, वो अपनी एक फ्रेंड होती हैं जो नाम में भूल रहा हूँ, टिमोथी नाम शायद, अगर मैं भूल रहा हूँ तो, विदेशी अमेरिकन थी, उनको एक पत्र लिखती हैं कि मेरे बेटे राजीव और संजय, उनकी पुरानी दोस्त हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है कि इंदिरा गांधी के लेटर्स के नाम से बुक लिखी है, उस बुक में वो लेटर है, उसमें इंदिरा गांधी पूछती हैं कि राजीव और संजय, राजीव गांधी और संजय गांधी उनके बेटे, बोले मेरे बेटे अब लंदन में रह रहे हैं और मैं भी अब लंदन शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि लंदन में रहने का खर्चा कितना होगा। और मेरे पिता के, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी थी, भारत एक खोज, मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके अलावा उनके और भी 2-3 बुक थी, तो उनसे काफी रॉयल्टी आती है, ये मेरी कमाई के साधन है, इतना मेरे पास पैसा है, राजीव संजय की इतनी फीस है, तो क्या मैं लंदन में शिफ्ट हो जाऊं तो क्या मैं वहां पर आराम से सर्वाइव कर पाऊंगी। ये उसी दौर में जब वो आईएनबी मिनिस्टर हैं तब वो लिख रही हैं। तो भाई आईएनबी मिनिस्टर रहते हुए आप चिट्ठी लिख रहे हो, लंदन में शिफ्ट होने की बात कर रहे हो, मतलब आप राजनीति छोड़ के जा रहे हो, खतरा तो महसूस हो ही गया। हाँ। फिर उन्होंने एक ऑफर और दिया जो कुलदीप नैयर लिखते हैं कि मुझे भारत का हाई कमिश्नर बना दो लंदन में, ब्रिटेन में उच्चायुक्त बना दो। और लाल बहादुर शास्त्री इसकी चर्चा कुलदीप नैयर से भी करते हैं कि हाँ, हम उन्हें चाहे तो वहां पे हाई कमिश्नर बना के भेज सकते हैं। तो सोचिए, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी आईएनबी मिनिस्टर, हाई कमिश्नर जैसी कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती भारत का कोई जी, ठीक है, महत्वपूर्ण पद है, लेकिन एक जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो उसके लिए तो कुछ नहीं होता, वो तक बनने को तैयार हो गई थी। और ये इंदर मल्होत्रा ने भी ये बात लिखी है। अब कर्ण सिंह सुन लीजिए, कर्ण सिंह जो कश्मीर के राजा थे, हाँ। उन्होंने खुद लिखा है कि इंदिरा गांधी अपनी राजनीति में बिल्कुल पिछड़ गई थी और उनका राजनीति से मन उचट गया था, वो राजनीति छोड़ने के बारे में सोच रही थी, और ये उस काल के बारे में लिख रहे हैं। महाराजा कर्ण सिंह राजा हरि सिंह के बेटे और बहुत भारत केंद्रीय मंत्री, उपराष्ट्रपति पद के कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहे, उनकी सत्यनिष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो मैंने आपको कितने एग्जांपल दे दिए, इंदर मल्होत्रा, कुलदीप नैयर, एक इंदिरा गांधी का खुद का पत्र जो उन्होंने अपनी फ्रेंड को लिखा, और कर्ण सिंह, ये चारों इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि इंदिरा गांधी की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी शास्त्री जी की मृत्यु के 20 दिन पहले तक। जी। तो अब ये सवाल ये आता है, हमने ये भी सुना है कि कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री बनने वाले नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री, लेकिन के कामराज, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, इसकी वजह से, और उनका हाथ था टू मेक हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, के कामराज के बारे में माना जाता है, कामराज की एक सोच थी। कामराज के बारे में जब पूछा गया, कामराज वैसे खुद बहुत पावरफुल थे संगठन के अंदर जी। तो कई लोगों ने उनसे बोला कि आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन जाते। तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एक बात कही थी, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उन्होंने एक मजाक में एक बात कही, वो साउथ के रहने वाले थे, तमिलनाडु के, बोला नो इंग्लिश नो हिंदी, मतलब मुझे हिंदी भी नहीं आती और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, तो मैं कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो कामराज हमेशा ये सोचते थे कि वो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए जो उनकी बात सुन ले। तो दोनों ही बार उन्होंने जो फैसले दिए, दोनों ही बार कामराज को भारी पड़े। एक तो शास्त्री जी के मामले में, शास्त्री जी को सोचा कि सीधे साधे हैं, मेरी बात सुन लेंगे, लेकिन शास्त्री जी अपने हिसाब से चले। फिर यही गलती कामराज ने इंदिरा गांधी के, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को बना के कही, तो इंदिरा गांधी ने के कामराज को निपटा दिया। तो ये के कामराज का रोल था, लेकिन अपने ही कर्मों की उनको जो है उनके साथ वो हो गया जी। क्या ये सच है प्रखर जी की ऐसा भी कहा जाता है कि शास्त्री जी इंदिरा गांधी को लंदन का एम्बेसडर बनाकर, हाई कमिश्नर, हाँ बनाकर भेजने वाले थे। हाँ, ये बताया मैंने कि ये वही था कि वो तैयार भी थी, और इंदिरा गांधी भी करीब करीब इस बात के लिए तैयार थी कि वो राजनीति छोड़ने वाले। हाँ, कि भाई ठीक है, उनके बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी तब लंदन में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए ठीक भी था वो, और भारत की राजनीति में उनके लिए कोई खास जगह बची नहीं थी इंदिरा गांधी के लिए। जी जी जी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लाल बहादुर शास्त्री वहां ताशकंद क्यों गए? इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जिसे हम कहते हैं, क्या रीजन था कि वो वहां गए, उन्हें जाना पड़ा? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कई देशों ने इसमें बीच बचाव की कोशिश करी, मध्यस्थता की कोशिश करी, तो फाइनली युद्ध खत्म होने के बाद जब युद्ध विराम हो गया, तो अमेरिका और सोवियत संघ, उस समय दो कोल्ड वॉर का समय था, तो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, दोनों ने ही प्रयास किया कि हम बीच में जो है वो सेटलमेंट करवा दें दोनों देशों का, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि बने। लेकिन उसमें बाजी सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में हम रशिया कहते हैं, वो मार लिया। तो उसके प्रीमियर होते थे कोसिजिन, तो कोसिजिन सफल हो गए अयूब खान और शास्त्री जी को एक मंच पर लाने के लिए।
तो जनवरी के पहले हफ्ते में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 जनवरी 1966 को 1966 को शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे और अयूब खान पाकिस्तान से ताशकंद पहुंचे और इनके बीच में 7 दिन तक बातचीत हुई और ये 7 दिन तक बहुत मुद्दों पर बातचीत होती रही। तो इसमें जो मुख्य जो वजह थी बातचीत की जो थी, भारत ने 2 जगहों पर कब्जा कर लिया था। एक था हाजीपीर और दूसरा था तिथवाल। तो हाजीपीर के बारे में बता दूं कि आज भी, चाहे वो 80 का दशक हो, चाहे 90 का हो, चाहे वो 2010-2020 का दशक हो, हाजीपीर एक ऐसा इलाका जहां से सबसे ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ करते हैं कश्मीर में। उस हाजीपीर पास हाजीपीर दर्रा था, उस पे भारतीय सेना ने बड़ा ही शौर्य दिखाते हुए उस पे कब्जा कर लिया था। तो बड़ी सामरिक दृष्टि से हाजीपीर पे जिसका कब्जा होता है वो एक कश्मीर के पूरे उस मामले में बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो भारतीय सेना ने वो कब्जा कर लिया था। इसी तरह से तीथवाल में हमने कब्जा कर लिया था। तो जनमानस ये था कि हमें हाजीपीर किसी भी हालत में पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शास्त्री जी किसी दबाव में आ गए, चाहे वो सोवियत संघ का दबाव था या वो क्या परिस्थितियां थी, ये भी एक रहस्य पैदा करती हैं कि वो जो 10 जनवरी को जो समझौता हुआ 10 जनवरी को जो समझौता हुआ 1966 को, जिसको हम ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें वो तीथवाल और हाजीपीर दोनों ही पाकिस्तान को देने पर वो सहमत हो गए। तो इसको लेकर एक देश में एक उनके थोड़ा नाराजगी उनके खिलाफ होने लगी कि भाई हम जीते हैं और तो ये हमने दे दिया। और ये आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान और बीजेपी के नेताओं ने भी चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र किया कि हमने 65 में युद्ध जीता, लेकिन हमने कई चीजें हमने पाकिस्तान को दे दी। तो इसको लेकर जो खबर भारत में आकाशवाणी के माध्यम से पहुंची, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, तो एक जनमानस थोड़ा सा नाराज हो गया शास्त्री जी से। फिर एक कहानी इसके बाद एक आती है कि रात में ये अब किसने प्लांट की है, क्योंकि मेरी जो शास्त्री परिवार से जो हम लोगों ने शोज बनाते वक्त, टीवी शोज बनाते वक्त जो इंटरव्यू लिया, उसमें ये बात कभी पुष्टि नहीं की शास्त्री परिवार ने, लेकिन हाँ बाहर ये किसी ने फैला के रखा हुआ है। वो मैं आपको बता देता हूं कि शास्त्री जी ने जब रात में फोन किया अपने परिवार में, तो उन्होंने बात की अपने दामाद से कि भाई क्या है, मतलब किस तरह का प्रतिक्रिया वहां पर आ रही है। तो बोला कि यहाँ पर तो बड़ा बुरा आपके खिलाफ माहौल बन गया है और बड़े लोग नाराज हैं कि आपने जो है तिथवाल और हाजीपीर पाकिस्तान को वापस दे दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय विपक्ष के बड़े नेता होते थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, वो भी आपकी आलोचना कर रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और आपके खिलाफ माहौल अच्छा नहीं है। तो वो उन्होंने बोला कि मेरी बात ललिता से करवाओ। तो ललिता शास्त्री उनकी पत्नी थी और नॉर्मली साथ जाती थी, लेकिन इस बार वो साथ नहीं गई थी। तो बकौल जो कहानी सुनाई जाती है, मैं तो उसको कहानी मानता हूँ, ललिता शास्त्री ने कहा कि वो उनके दामाद ने कहा कि नहीं, माँ जी भी अब आपसे बात नहीं करना, अम्मा भी आपसे बात नहीं करना चाहती, वो भी आपसे बहुत नाराज है क्योंकि आपने हाजीपीर पाकिस्तान को दे दिया है, वो आपसे बात नहीं करेंगी। तो ये कहानी गढ़ी गई कि ये सुनने के बाद शास्त्री जी को बहुत सदमा लगा, और इतना सदमा लगा कि उसी रात उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन जब जो मैंने शो बनाया, जहां तक जो मैं जानता हूं, जो मैंने शोज बनाए, चाहे वो जी में हो चाहे वो इंडिया टीवी में, हमने शास्त्री परिवार के इंटरव्यू लिए, हमने सुनील शास्त्री जी का इंटरव्यू लिया, हमने उसमें अनिल शास्त्री जी का इंटरव्यू लिया, हमने सिद्धार्थ नाथ सिंह जो योगी सरकार के अंदर मंत्री थे, वो उनके शास्त्री जी के नाती हैं, उन्हीं के पिताजी से आखिरी बार बातचीत हुई थी, हमने इन सबसे इंटरव्यू लिया। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कभी भी अम्मा ने यानी ललिता शास्त्री ने कभी उनसे बात करने से मना नहीं किया था। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी यहां पर आती है कि जब सोवियत संघ के बारे में ये लोग कहते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल साजिश को भी हमें इसमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए सोवियत संघ का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी कड़ियां खोलूंगा। तो इसमें कहानी ये है, मतलब एक थ्योरी ये आती है कि सोवियत संघ को ये डर था कि शास्त्री जी अभी दबाव में ताशकंद में हमारी बात मान के हाजीपीर और तिथवाल देने को राजी हो गए, साइन कर दिया है, लेकिन जब वो भारत पहुंचेंगे तो भारत में उनको अपनी पार्टी के अंदर, विपक्ष में और आम जनता में जब विरोध का सामना करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो इस समझौते से पीछे हट जाए। सोवियत संघ ये नहीं चाहता था, उसकी राजनीति के लिए कोल्ड वॉर में बहुत नुकसानदायक होता। तो एक थ्योरी ये है कि अगर शास्त्री जी की कोई मौत हो जाती है ताशकंद में, तो भारत की जो जनता है, भारत का जो विपक्ष है, वो से उनकी, चूंकि आखिरी उनने एक वादा किया है कागज पे पाकिस्तान के साथ ताशकंद एग्रीमेंट, तो उसको हम तोड़ेंगे नहीं। भारतीय लोग बड़े भावुक होते हैं, तो तोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ एक सोवियत संघ का एंगल निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ में एक साजिश बन रही थी, चल रही थी। मैं श्योर नहीं हूं, मैं एक इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो तो हर दिशा में आप नजर करते हो, तो सोवियत संघ का एंगल यहाँ पे आता है। और देखिए क्या होता है,
1965 तक जो भारत की पॉलिसी है उसमें भारत गुटनिरपेक्षता का पालन कर रहा है, नेहरू की बनाई। ना वो अमेरिका के साथ है, ना वो सोवियत संघ के साथ है। भारत अपना अलग विदेश नीति पे चल रहा है। और 65 के बाद जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार में आती है, वो पूरी तरह से सोवियत संघ की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। वो फैसला सही था गलत था मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सोवियत संघ, शास्त्री की के जो रहस्यमय मृत्यु में सोवियत संघ का नाम आता है, और प्रधानमंत्री जब बदलती है, जो नई प्रधानमंत्री आती है, वो सोवियत संघ की नीतियों पर चलती है। ये बहुत चीजों की तरफ इशारा करता है। मतलब इसको अगर हम कड़ियां जोड़ें तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ ये सारी बातें इशारा करती है। तो सोवियत संघ का रोल जो है यहाँ पर बड़ा संदिग्ध था। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे मित्र हैं अनुज धर, उन्होंने इस पे आरटीआई दाखिल की थी कि भाई ये कुछ कुछ सवाल उन्होंने 3-4 पूछे थे कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, और ये 2-3 सवाल थे, मैं एकदम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो अनुज धर की उस आरटीआई पर विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने और अन्य मंत्रालय जो से जुड़े हुए थे, उन्होंने जवाब दिया कि हम इससे जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वर्तमान में हमारे विदेशी संबंध जो हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। ये 2014-15 की बात है जहां तक मेरा ख्याल है। तो सोचिए वो देश कौन है जिसकी अगर कॉन्स्पिरेसी में नाम आता है, उससे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। आज तक आज की सरकारों को भी इस बात का डर लगता है, इसलिए मोदी सरकार में भी कभी शास्त्री जी के वो कागज सार्वजनिक नहीं हुए। मैं तो निवेदन करूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर सरकार में बैठे कुछ लोग सुन रहे हैं तो वो बात करें कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज आपने नेताजी के सारे सार्वजनिक किए हैं, ऐसे शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक होना चाहिए। तो ये चीजें शक पैदा करती हैं। जी, अब ये बताइए कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री ताशकंद जाते हैं, वहां जाने के बाद शांति पेपर्स जो हम कहेंगे उस पर साइन करते हैं, जी उस पर साइन करते हैं, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे आपने कहा, आपने अभी निवेदन भी किया है ना, कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई गई आज तक? देखिए ये बहुत, अगर हम उस रात की कहानी पे आए इंक्वायरी से पहले, तो जो रात की कहानी है उसके होने के बाद तो इंक्वायरी बनती थी। हाँ। होता ही है कि रात में 1-1:30 बजे के आसपास शास्त्री जी को दर्द होता है, मतलब उनको कुछ जो कहानी जो है अनइजीनेस फील होती है जी। और वो जो है वो जब जागते हैं तो उनके आसपास कोई बर्जर नहीं होता, ना टेलीफोन का एक्सटेंशन होता है। उनको एक डाचा में रुकाया गया था। ताशकंद शहर में नहीं रुके थे वो, ताशकंद शहर से बाहर डाचा, जिसको कहते हैं हमारे फार्म हाउस कहा जाता है, रशियन उसको डाचा आप कह सकते हैं, एक डाचा, डाचा उसको कहते हैं, उसमें रुकवाया गया था। उनके रूम में ना फोन था ना कोई बर्जर था। पहले जमाने में बड़े आदमी बर्जर रखते थे, आपने देखा होगा घंटी, पुरानी फिल्मों में घंटी बजाते थे, वो बर्जर नहीं था, फोन का एक्सटेंशन नहीं था। और कोई विटनेस, आई विटनेस, कोई कहता है कि वो पैदल चल के डॉक्टर चुग के रूम में गए, जो उनके साथ डॉक्टर गए थे, डॉक्टर चुग उनके फैमिली डॉक्टर भी थे, उनकी कहानी भी मैं बताऊंगा उनके साथ बाद में क्या हुआ। तो डॉक्टर चुग से पैदल चल के गए तो उसमें उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। और दूसरा वर्जन ये कहता है कि जब उनके अंतिम समय में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी सांसें उखड़ने लगी, तो बार बार वो एक थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे उस थर्मस को दिखा दिखा कर। तो वो थर्मस में क्या था जी, ये वो थर्मस कभी लिया ही नहीं गया। वो थर्मस कहाँ गया, कभी थर्मस आया ही नहीं वापस। और ना एक डायरी थी, वो डायरी रोज नोट करते थे, वो डायरी कभी नहीं मिली। ये 2 डायरी ललिता शास्त्री ने बाद में धर्मिक को इंटरव्यू में बताया कि वो थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे। उस थर्मस में आखिरी बार उनका जो घरेलू नौकर था रामलाल, उसने उनको पानी पिलाया था। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग उनके साथ हैं, है ना। आप 3 कैरेक्टर दर्शक याद कर लें। पहला है कुलदीप नैयर, जो मीडिया एडवाइजर थे, वो भी उस डाचा में मौजूद है अंतिम समय में। डॉक्टर चुग, जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, वो भी वहां पर मौजूद है। और तीसरा उनका अर्दली चपरासी रामलाल वहां पे मौजूद है। इनमें से चुग और रामलाल के साथ क्या हुआ हम आगे बताएंगे, और बाद में कुलदीप नैयर ने कहा वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन उस रात के घटनाक्रम में ये तीनों मौजूद हैं, ये तीनों अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आखिरी में थर्मस की तरफ इशारा कर रहे हैं, बचाने की कोशिश नाकाम हो जाती है और ये सब हो जाता है। अब आपने कही इंक्वायरी की बात, 1998 में एक ब्रिटिश अखबार ने खुलासा किया कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद सतारोव नाम के एक वेटर को, एक बटलर को जो खाना सर्व करता है, उसे गिरफ्तार किया गया था। ये बटलर की ड्यूटी उस डाचा में लगाई गई थी और इसी ने ही आखिरी बार खाना शास्त्री जी को सर्व किया था। सतारोव नाम था उसका।
और सतारोव के बारे में फिर 2004 में एक बार फिर खबर आती है कि उस वेटर ने ये माना कि उस रात उसे गिरफ्तार किया गया था। वो बाद में सतारोव जो है वो इंटरव्यू देता है। ये 2011-12 की बात है। सतारोव जो इंटरव्यू देता है, उस इंटरव्यू में कहता है कि मुझे रात में केजीबी आई और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा कि तुमने आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री को खाना दिया था, इस खाने में जहर मिला हो सकता है और हम तुमको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। बोले मुझे कांख में पट्टी बांधी गई और मुझे एक तहखाने के अंदर बंद कर दिया गया। और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि एक और व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है। ये सतारोव बता रहा है, प्रखर श्रीवास्तव नहीं बता रहा है। एक और व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है और वो व्यक्ति होता है, इस नाम को लोग याद रख लें, उसका नाम होता है जान मोहम्मद। जान मोहम्मद कौन था? जान मोहम्मद वो व्यक्ति था जिसने आखिरी बार पालक की सब्जी और रोटी शास्त्री जी के लिए बनाई थी। द कुक। लेकिन वो कुक शास्त्री जी का नहीं होता, वो कुक होता है मॉस्को में भारत के तत्कालीन राजदूत टी.एन. कॉल का। टी.एन. कॉल के बारे में बता दूं कि वो कहते हैं कि वो गांधी परिवार के दूर के रिश्तेदार थे, जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीबी, इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। और टी.एन. कॉल बाद में जाके भारत के विदेश सचिव भी बने। वो मॉस्को के अंदर भारत के राजदूत थे, वो भी ताशकंद में मौजूद थे वार्ता में। और उनका चपरासी उनके साथ आया था, कुक उनका साथ आया था, जान मोहम्मद। तो जान मोहम्मद ने खाना बनाया, सतारोव ने सर्व किया, शास्त्री जी की मृत्यु हुई। बाद में केजीबी, जो खुफिया एजेंसी उस वक्त रशिया की, सोवियत संघ की होती थी, उसने पहले सतारोव को गिरफ्तार किया, वेटर को, और रसोईया जो खानसामा था, जो कुक था, जान मोहम्मद, उसको भी गिरफ्तार किया और दोनों से पूछताछ की। लेकिन सतारोव ने बाद में बताया कि हम दोनों को बाद में छोड़ दिया गया और मुझे यह शक हुआ कि इस जान मोहम्मद ने पक्के में जहर मिलाया है, ये सतारोव ने कहा। जान मोहम्मद किसका रसोईया था? टी.एन. कॉल का। टी.एन. कॉल किसका करीबी था? गांधी। मैं बता चुका हूं। तो ये कड़ियां भी शक पैदा करती है बहुत सारी चीजों में। अब जान मोहम्मद के साथ क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। जिस व्यक्ति पर यह शक था कि उसने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को जहर दिया है, वो जान मोहम्मद, मालूम क्या हुआ उसके बाद कहते हैं कि वो भारत आया जब बाद में, तो राष्ट्रपति भवन का चीफ शेफ उसको बनाया गया, मुख्य रसोईया, हेड शेफ। सोचिए, जिस व्यक्ति का ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन था, वो बाद में सत्ता बदलने के बाद राष्ट्रपति भवन का मुख्य कुक बन जाता है। और जो जाने कितने राष्ट्राध्यक्ष खाना खाते हैं वहां पे, उनको खाना वो खिलाता रहता है। तो इस देश में ये सब भी हुआ है और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये उस रात की कहानी है जी। सर, इनके साथ क्या हुआ जो आपने और 3 नाम लिए थे? ये जो आपने स्टोरी बताई, मेरे ख्याल से ये पहली बार ऑडियंस शायद सुन रही होगी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी जान मोहम्मद और कुक और शेफ के बारे में जो आपने बताया। लेकिन जो आपने और 3 नाम लिए थे जो उनके साथ थे, शास्त्री जी के साथ, उनके साथ क्या हुआ? देखिए, ये हुआ उनके साथ कि जब ये शास्त्री जी के साथ ही सब कुछ हो गया, तो कुछ समय तक तो सब लोगों ने आशंका व्यक्त की कि हत्या हो सकती है, ये हत्या हो सकती है, ये सब हो सकता है। कुछ समय तक इंक्वायरी की बात चली, लेकिन वो चूंकि इंदिरा गांधी सत्ता में जैसी आई, वो इतनी पावरफुल धीरे धीरे होती गई कि फिर कोई आवाज उठाने वाला बचा नहीं। और 71 का चुनाव जीत लिया, युद्ध जीत लिया, फिर बहुत पावरफुल हो गई, फिर इमरजेंसी देश में लगा दी। तो 77 में इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई और इंदिरा गांधी आ गई विपक्ष में। तब उस वक्त के जो विपक्ष के नेता थे, जो उन लोगों ने मांग करी कि शास्त्री जी के केस को फिर से जीवित किया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई ने इसकी घोषणा कर दी कि ठीक है, एक संसदीय समिति बनाई, वो जांच करेगी। तो चुग, जो डॉक्टर चुग थे, जिन्होंने आखिरी बार शास्त्री जी का इलाज किया था, उनको एक सम्मन भेजा गया कि आपको जो है वो संसद की समिति है, उसके सामने पेश होना है, आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे कि उस रात क्या क्या हुआ था शास्त्री जी के साथ, आपको बताना होगा। तब तक शास्त्री जी की मृत्यु हुए से 11 साल ही हुए थे, यादें तो सबके ताजा ही थी। तो डॉक्टर चुग ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो जिस दिन डॉक्टर चुग को संसदीय समिति के सामने पेश होना था, उसके पहले गुड़गांव के पास जब वो कार से जा रहे थे अपने परिवार के साथ, तो एक ट्रक आता है, उनकी कार को टक्कर मार देता है, जिसमें डॉक्टर चुग, उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर चुग के साथ तो ये हुआ। अब आते हैं रामलाल पे। रामलाल कौन? जिसने आखिरी बार, जो शास्त्री जी का अदली था और जो शास्त्री जी का चपरासी आप कह सकते हो, बड़ा करीबी था उनका पारिवारिक। तो रामलाल को भी नोटिस पहुंचता है कि भाई आपने आखिरी बार
पानी वानी जमाया था, आपने उनको सबसे पहले देखा, आप ही चला चलू के ले गए, जो भी कहानियां थी आपको भी आई है संसदीय समिति में, जी। आप भी जवाब दीजिए। तो रामलाल डीटीसी के बस का इंतजार कर रहे होते हैं दिल्ली में, संसदीय समिति की बैठक के सामने पेश होने से जाने से पहले। तभी एक डीटीसी की बस आती है और रामलाल को उड़ा देती है। रामलाल मरते नहीं है, लेकिन रामलाल के सर में इतनी गहरी चोट लगती है, मरते मरते बचते हैं, और उसके बाद वो बोलने लायक रहती ही नहीं है, उनकी दिमागी स्थिति रहती नहीं है। अब रामलाल के परिवार तक मैंने ढूंढने की कोशिश की। 2010 तक मैं रामलाल के परिवार तक पहुंच गया, और रामलाल का जो बेटा था, हमने उसको वहां तक हम पहुंच गए, रामलाल के बेटे तक जी। तब जो मेरी जानकारी थी, रामलाल का जो बेटा था वो गृह मंत्रालय में, केंद्रीय गृह मंत्रालय में ड्राइवर का काम कर रहा था, चूंकि वो नौकरी में था। और जब हमने उससे बात करी, हमारे रिपोर्टर्स ने, हमने उसका पता ढूंढ लिया, और हमने जब इस पे सवाल पूछना शुरू किया तो उसने जवाब नहीं दिए। ना उसने हाँ कहा ना कहा। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो उसने माना कि वो संसदीय समिति में जा रहे थे, एक गाड़ी आई उड़ा दिया, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसने कोई शक नहीं। वो एक सरकारी नौकरी में था, मुलाजिम था, छोटा कर्मचारी, वो बातों को घुमाता रहा, लेकिन ये उसने स्वीकार किया जिस दिन संसदीय समिति में जाना था उनको, मुझे मेरे पिताजी को उड़ा दिया गया, और उसका किसी वो उसके नहीं रहे। अब आती है बात, तीसरी बात कुलदीप नैयर की। तो कुलदीप नैयर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती तब तक बन चुके थे, और वो कुलदीप नैयर जो है वो तब तक बहुत बड़े पत्रकार बन चुके थे। इंदिरा गांधी डरती थी, इमरजेंसी में गिरफ्तार किया था। तो कुलदीप नैयर को टीएन कॉल ने फोन किया कि मिस्टर नैयर, ये वापस से मामला खुल गया, इंक्वायरी, आप भी वहां मौजूद थे, आप बताओ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल मौत थी। तो ये कुलदीप नैयर का हमने इंटरव्यू किया था इस विषय पर। आपने किया था? हाँ, हमारी टीम ने किया था, शो मैंने बनाया था। हाँ। उसमें कुलदीप नैयर ने कहा कि जब टीएन कॉल का मेरे पास अचानक फोन आया और बोला यार ये शास्त्री जी की डेथ का मामला फिर से उठ गया है, कमेटी वमेटी बना दी गई है, लोगों को मिलने बुला रहे हैं, आपको भी बुलाएंगे, आप भी चश्मदीद थे आखिरी समय के, तो यार आप तो ये बता देना कि बॉस कुछ नहीं था, सब कुछ तो नॉर्मल था, याद करो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, सब तो नॉर्मल था। तो कुलदीप नैयर ने हमको बोला इंटरव्यू में, इंडिया टीवी को बोला कि मुझे अचानक फोन रखते से शक हुआ कि यार इस आदमी को क्यों डर लग रहा है, ये आदमी क्यों डर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ। इसको ये मुझे क्यों दबाव डाल रहा है कि मैं कहूं कि शास्त्री जी की मौत सामान्य थी। बोला मुझे उस दिन से टीएन कॉल पर शक हो गया। तो टीएन कॉल एक बहुत बड़ा कैरेक्टर इस पूरे कहानी के अंदर आता है। तो ये सब घटनाएं हुई, और इंक्वायरी की बात तो ये है कि जब शास्त्री जी का शव आया, वो भी बड़ा ही, उसमें खुद ललिता शास्त्री ने बाद में इंटरव्यू दिया धर्मयुग को उनकी मृत्यु के बाद। वो कोट अनकोट ललिता शास्त्री जी के बारे में मैं बता दूं, उन्होंने क्या कहा कि जब शास्त्री जी का शव आया, तो शास्त्री जी के सबसे बड़े बेटे थे हरिकिशन शास्त्री, अब इस दुनिया में नहीं है वो, तो हरिकिशन शास्त्री सबसे बड़े बेटे थे। तो सोचिए जब शव उतरा शास्त्री जी का एयरपोर्ट पे, ये ललिता शास्त्री ने बताया, उनकी कोट अनकोट धर्मयुग का जो इंटरव्यू मैं बता रहा हूं, उस समय के सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरकिशन शास्त्री को उनके पिता के शव के पास नहीं जाने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि राजीव गांधी के शव के पास राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया होगा, या इंदिरा गांधी के शव के पास राजीव गांधी को नहीं जाने दिया गया होगा, तो फिर एक तत्कालीन प्रधानमंत्री के शव के पास उसके बेटे को क्यों नहीं जाने दिया गया जी। और जब उन्होंने शव देखा तो शव में एक तो शव बहुत फूल गया था और पूरा नीला पड़ गया था, और उनके पेट में कट प्लस जैसा निशान था कांटे का, और एक माथे पे उनके निशान बताते हैं। अब एक आप ढूंढने की गूगल में, टाइम मैगजीन की वेबसाइट में जाएंगे तो एक नीली तस्वीर मिलती है, वो एक ही कलर तस्वीर मुझे तो मिली, हो सकता और भी होगी, लेकिन मेरी जानकारी में एक ही कलर तस्वीर है उनके शव की, वो पूरी बॉडी नीली लगती है। तो जब उनके शव को नहलाया गया तो कपड़े नहीं उतर रहे थे, तो कुर्ता और बनियान वगैरह फाड़ के उनकी निकाली गई। स्नान करवाते हैं हमारे यहाँ हिंदू समाज सनातन धर्म में, अंतिम समय क्रिया के पहले स्नान करवाया गया, तो लोगों ने फिर बॉडी देख ली, तो ये चर्चा होने लगी कि ये शव नीला क्यों है, चेहरा इतना नीला क्यों है। जब लोग जो भी देखे पुष्प चढ़ाए, चेहरा नीला क्यों, आप देख लेना, तस्वीर मिल जाएगी गूगल में आपको। तो अचानक कोई व्यक्ति आया ढेर सारा चंदन का लेप लेकर, और पूरा उनके चेहरे पे मल दिया कि कोई लोग देख ना पाए, पत्रकार मीडिया देख ना पाए कि नीला है, तो चंदन मल दिया। अब ललिता शास्त्री कहती है कि मुझे सब देख रही थी, लेकिन मेरी मनोदशा ये नहीं थी कि मैं उस वक्त कोई सवाल उठाती, मतलब वो बड़ी परेशान थी। इसमें एक षड्यंत्र और हुआ
ये बड़ा शर्मनाक भारतीय इतिहास की एक घटना है, जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि आज जब मनमोहन सिंह का निधन हुआ तो पूरी कांग्रेस पार्टी ये बार बार कह रही थी कि नहीं, उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया गया, उनको उनकी स्मृति के लिए कोई जगह नहीं दी गई। तो इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब शास्त्री जी का शव आया तो इंदिरा गांधी ने, तब तो गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे, अंतरिम प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी ने के कामराज पर यह दबाव डाला कि इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होना चाहिए, शास्त्री जी की बॉडी को इलाहाबाद ले जाओ, वहां पे उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो कामराज ने कहा कि एक तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है शास्त्री परिवार भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। बोला बात तो करो एक बार, यहाँ क्या करना है, इलाहाबाद ले जाए। तो जब ललिता शास्त्री को ये मालूम पड़ा, तो कुलदीप नैयर ने अपनी बुक में लिखा है, एक जिंदगी काफी नहीं, जिसको उनकी पुस्तक का नाम है हिंद अनुवाद, जो उनकी पुस्तक का है, और उन्होंने उसमें लिखा कि जब ललिता शास्त्री ने धमकी दी कि अगर मेरे पति का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ और उनका स्मारक नहीं बना तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी, तो फिर इंदिरा गांधी और सब लोग बैकफुट पर आ गए और अंतिम संस्कार हुआ। अब यहाँ पर हम राबिया मानसिकता देख रही हैं कि गांधी जी का शव पोरबंदर नहीं जाएगा। अब तो नेहरू जी भी इलाहाबाद के रहने वाले थे, उनका शव भी इलाहाबाद भेज देते। तो महात्मा गांधी को कहां जला रहे हो, राजघाट पे दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार कहां हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा, दिल्ली में। फिर शास्त्री जी का शव क्यों इलाहाबाद भेजा जाए, उनका शव का अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो इधर। तो फाइनली करना पड़ा। तो ये मानसिकता थी जो पहली जो शुरुआत की ना मैंने, कि हमारे घर का नौकर कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये जो माइंडसेट है ना इस गांधी परिवार का, ये यही सोचते हैं। मतलब ये चाहे मनमोहन सिंह हो, हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज, जब मनमोहन सिंह खड़े होते थे और सोनिया गांधी खड़े होते थे तो मनमोहन सिंह की बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी। ये मानसिकता है इन लोगों की। ये मोदी को भी स्वीकार नहीं कर पाया, उसको चाय वाला बोलते रहे लोग। ये गांधी परिवार के जो चेले चपाटे चमचे और गांधी परिवार की मानसिकता है ना, कि अरे एक गरीब छोटी सी एक समाज से निकला कोई व्यक्ति, ओबीसी पिछड़े समाज से आया व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये तो हमारी बपोती है। तो ये जो सिंड्रोम है ना इनका, डीएनए, ये शास्त्री जी के समय से था। आज ये मनमोहन सिंह की बात करते हैं कि उनके शव यात्रा को दिल्ली के अंदर, उनको शव अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, स्मारक नहीं बना। इन्होंने क्या किया था नरसिम्हा राव के साथ, उनकी मृत्यु के बाद शव को हैदराबाद भेज दिया था, और शव जला, पूरा जल भी नहीं पाया था, सब छोड़ छाड़ के आ गए थे। और रात में उनके शव को, माफी चाहता हूं सत्य है लेकिन ये, क्योंकि हैदराबाद के चैनलों ने दिखाया था उनके शव को कुत्तों ने खाया था। और ये हैदराबाद के चैनलों ने जब दृश्य दिखाए टीवी पर लाइव कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के शव को कुत्ते खा रहे हैं, तो फिर पूरा सरकारी मशीनरी जगी और फिर वो उनका संस्कार प्रॉपर तरीके से दोबारा उसको किया गया। इन्होंने ये सब किया है और ये आज भी वही कर रहे हैं। तो ये शास्त्री जी के साथ उनकी मृत्यु के बाद तक ये लोग कर रहे थे जी, कि इनका अंतिम संस्कार यहाँ नहीं हुआ। इतनी नफरत इन लोगों में भरी हुई थी। तो शास्त्री जी का जो शव आया, उनके ऊपर जो निशान थे, उनका चेहरा जो नीला था, पीठ में निशान थे, पेट में प्लस का निशान था और माथे पे था। तो जब ये पूछा परिवार में कुछ लोगों ने, ये कट क्यों है, तो अगर मैं सही शब्द बोल रहा हूँ, फॉर्मोलिन, जो शव को सुरक्षित रखने के लिए एक लिक्विड भरा जाता था पुराने जमाने में। अब तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अब तो आइस बॉक्स आते हैं, अब तो फ्रीजर आता है। उस समय फॉर्मोलिन, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, अगर गलत है तो माफी पहले से ही मांग लेता हूँ। तो जब उनके शव को चूंकि ताशकंद से यहाँ तक लाना था, तो फॉर्मोलिन उनके शव को अंदर प्रवाहित किया गया, ऐसा कहा डॉक्टरों ने बाद में जी। और वो फॉर्मोलिन की वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था, ये तर्क दिया गया। लेकिन ताशकंद इतनी ठंडी जगह है, माइनस में वहां पे तापमान होता है, और दिल्ली में भी ठंड का मौसम था। 11 जनवरी को उनकी मृत्यु होती है। जनवरी में दिल्ली में कितनी ठंड पड़ती है दिल्ली वाले जानते हैं, उस समय भी पड़ती। तो मुझे नहीं लगता कि इतने फॉर्मोलिन देने की जरूरत थी। ये मेरा आकलन है कि भाई शव ही नीला कर दो आप। दूसरी बात, उनके 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा रहस्य है। उनकी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, मतलब कहते हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि सोवियत संघ ताशकंद में उनका पोस्टमार्टम किया गया था। और वो 2 रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट में 6 डॉक्टरों के हस्ताक्षर है, एक रिपोर्ट पे 9 डॉक्टरों के हस्ताक्षर है। ये पार्लियामेंट में बोला, जब 1977 में बहस चल रही थी तब ये चीजें बोली गई है वहां पर पार्लियामेंट में। जी जी जी। तो ये बड़े रहस्य इसमें बार बार पैदा होते हैं जी। लेकिन उनकी माँ ने भी तो डाउट किया था, जैसे उनकी बीवी ने कहा कि किसी को जाने ही नहीं दिया उनके शव के पास। नहीं, बाद में तो खैर जाने दिया, क्योंकि अंतिम संस्कार मुखाग्नि तो हरिकिशन शास्त्री ने दी, और बाद में परिवार ने स्नान करवाया। लेकिन पूरी कोशिश की कि शव की कम से कम तस्वीरें हों,
परिवार कम से कम जा पाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर तो देख ही लिया शव। और ये तो उन्हें बाद में ललिता शास्त्री ने कहा धर्मिक को दिए इंटरव्यू में, ये कोई मैं और आप तो कह नहीं रहे इस बात को। वो तो इंटरव्यू धर्मिक के अंदर कोई भी आर्काइव में जाके देख ले जी। धर्मिक के पुराने एडिशन है, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पति के शव नीला पड़ गया था और मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ उनके साथ गलत किया गया, उन्हें जहर दिया गया है। इतना सब होने के बाद संसद में बात उठी थी इस बारे में? बिल्कुल उठी, उस वक्त बात उठी। लोगों ने जांच वांच की मांग की और ये कहा कि इस पे बातचीत होना चाहिए। और लोगों ने शक जाहिर किया। उस समय दहिया पटेल जो होते थे, सरदार पटेल के बेटे, उनकी किताब, उनने बुकलेट लिखी है शास्त्री मर्डर्ड, और उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने सीधे सीधे इंदिरा गांधी पर शक व्यक्त किया, इशारों पर, क्योंकि उन्हें लगा कि इस पूरे घटनाक्रम की लाभार्थी तो इंदिरा गांधी थी। मतलब वो सरकार जाने वाली है उनकी, वो हारने वाली, मतलब राजनीति में अप्रासंगिक हो गई हैं, लंदन शिफ्ट होने वाली हैं, और अचानक इस देश की वो प्रधानमंत्री बन गई। सोवियत संघ का जो नाम आया उस वक्त, केजीबी और सोवियत संघ का षड्यंत्र हो सकता है, तो बाद में सोवियत संघ और भारत की मित्रता बहुत बढ़ गई। और इंदिरा गांधी सोवियत संघ की कितनी करीबी थी, बाद में मित्रोकिन आर्काइव जो खुला सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसमें सब कुछ लिखा गया है कि इंदिरा सरकार के किस किस मंत्री के पास कितना कितना पैसा केजीबी देती थी, कितने कितने सरकारी अधिकारियों के पास पैसा केजीबी देती थी, सब कुछ सामने आ गया। तो पूरी इंदिरा गांधी की सरकार, किसी को बुरा लगे तो भाई मित्रोकिन आर्काइव पढ़ ले, ये मैं तो नहीं कह रहा। इंदिरा गांधी की सरकार के कई मंत्री, कई अफसर, खुफिया विभाग के अधिकारी तक, देश की सुरक्षा में लगे लोग तक इंदिरा गांधी के दौर में केजीबी से पैसा लेते थे। ये केजीबी के दस्तावेजों में सामने आ गया, मित्रोकिन आर्काइव में। तो ये सब हो रहा था। तो जैसे शास्त्री जी की मृत्यु होती है, भारत की विदेश नीति बदल जाती है। इंदिरा गांधी, जिनके पद की दूर दूर तक उम्मीद नहीं होती, वो प्रधानमंत्री बन जाती हैं, और सोवियत संघ की गोदी में जाकर या सोवियत संघ के एकदम करीब भारत पहुंच जाता है, विदेश नीति चेंज हो जाती। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं करती है। फिर ये जो बार बार जो आप कहते हो कि पार्लियामेंट में सवाल उठे, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त सवाल उठाया, दहिया पटेल, सरदार पटेल के जो बेटे थे, उनने ये सवाल उठाया, और ये बातें हुई। तो हाँ, करवा रहे हैं, जांच होगी। वही जो झुंझुने पकड़ाना होता है, ये झुंझुने पकड़ाते रहे। 71 का चुनाव हो गया। 71 में इंदिरा गांधी ने बड़ा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बहुमत से जीत गई। फिर कौन पूछने वाला था। फिर तो 71 के बाद वॉर हो गया। उस चुनाव के बाद भारत पाकिस्तान, भारत की खतरनाक विजय, शानदार विजय हो गई। इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार हो गई। दुर्गा का अवतार कुछ समय बाद तानाशाह हो गया, हिटलर हो गई, वो इमरजेंसी लगा दी। फिर कहाँ कहानी, 11 साल गुजर गए। फिर 11 साल बाद मोरारजी सरकार आई, उसने जांच कमेटी बनाई, उसने लोगों को बुलाया, तो डॉक्टर चुप को एक ट्रक ने कुचल दिया, रामलाल को डीटीसी की बस ने मार दिया। कहानी खत्म, कहानी खत्म। लोगों को ये सच्चाई ही पता नहीं है, दिक्कत है ना। हम लोग इतिहास को लेकर हमारी, मतलब क्या मालूम, जैसे हम इतिहास, अब पार्लियामेंट जैसी इतिहास की बात करते हैं, भाई सिंधु जल समझौता रद्द किया तो सरकार बताएगी ना कि ये समझौता कितना गलत था। अब जो समझौता कितना गलत था तो किसने किया, तो उसका नाम भी आएगा। तो जैसे वो नेहरू का नाम आता, तो फिर अरे बार बार मेरे नेहरू जी का नाम, राहुल परेशान, सोनिया परेशान, पूरी कांग्रेस परेशान, अरे नेहरू जी का नाम क्यों लिया। अरे भाई, इस देश में इतने पाप हुए हैं, उनका जब जिक्र आएगा तो उसके अपराधियों का नाम आएगा। अपराधियों में हो सकता है उस वक्त सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में आप थे, तो क्यों घबराते हो भाई। नाम तो आएंगे ना, जब सच की बात होगी, तो जब पूरा सच बताया जाएगा तो नाम तो आएंगे। आपको क्यों बुरे लगते हैं। तो ये जो चीजें छुपाई गई ना, और हमारा इतिहास बहुत बड़ा खराब है भारतीयों का ना। किसी एक प्रधानमंत्री के साथ इतना हो गया, उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई किसी पे बात नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। जबकि ठक्कर आयोग की जो रिपोर्ट थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसमें आर के धवन को हटा दिया गया था, कांग्रेस से हटा दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर शक व्यक्त किया गया था। तो राजीव गांधी की जब हत्या हुई, और राजीव गांधी की हत्या के बाद जब जैन आयोग बना, और जैन आयोग की जब रिपोर्ट आई, तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस, सीताराम केसरी वगैरह पे दबाव डलवाकर गुजराल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। गुजराल की सरकार गिर गई, देश के प्रधानमंत्री की गुजराल की सरकार गिर गई, देश में नए चुनाव थोप दिए गए। और क्यों लिया था समर्थन वापस, क्यों जैन आयोग की रिपोर्ट पे समर्थन वापस लिया था? इसलिए क्योंकि जैन आयोग की रिपोर्ट में इशारा किया गया था कि डीएमके का हाथ हो सकता है, और डीएमके के मंत्री गुजराल की सरकार में थे। तो सोनिया गांधी ने कहा कि ये डीएमके के मंत्रियों को हटाओ। गुजराल जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मना कर दिया, तो सोनिया गांधी के दबाव में समर्थन वापस लिया। ये 98 की बात है, 98 की सरकार गिर गई, देश में नए चुनाव आ गए। मतलब सोचिए, अपने व्यक्ति, जब अपने परिवार का कोई व्यक्ति की हत्या के बाद इंक्वायरी की बात आई,
तो इंक्वायरी लीक हो गई, भी आई भी नहीं है इंक्वायरी। भी नहीं। सिर्फ इंक्वायरी के जो कुछ पन्ने लीक हुए हैं, उन पन्नों के आधार पर आपने देश की एक सरकार को गिरा दिया और देश को चुनावों में धकेल दिया, मध्यावधि चुनावों में धकेल दिया, समय से पहले चुनावों का बोझ इस देश पर डाल दिया, क्योंकि ये आपके परिवार के एक व्यक्ति राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा मामला था। लोगों को तो क्यों लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या उनकी हत्या की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? जी। तो एक तरफ तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार और महान नेताओं की हत्या की इंक्वायरी नहीं होगी या रहस्यमय मृत्यु की इंक्वायरी नहीं होगी, और अपने परिवार का कोई व्यक्ति होगा, उसकी इंक्वायरी तो होगी ही होगी, और इंक्वायरी की इतने 4 पन्ने लीक होने पर भी आप देश की सरकार को गिरा देंगे। ये मानसिकता है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वही ना, अभी क्या बोला प्रियंका गांधी ने लोकसभा के अंदर कि मेरी मां रोई थी जब मेरे पिता की मौत हो गई, तब वो रोई थी क्योंकि 46 साल की थी। भाई रोई थी, ठीक है, राजीव गांधी के मरने का पूरे देश को दुख हुआ था, जो उनके विरोधी थे उनको भी दुख हुआ था। फिर तुम लोगों ने अपने ही पिता के हत्यारों को माफी देने की अपील क्यों की? तुमने उसी डीएमके के साथ, जिस डीएमके पर शक जाहिर किया गया था, तुमने देश की सरकार गिराई थी। यूपीए में 9 साल तुमने उनके साथ मिलकर सरकार चलाई। आज भी तमिलनाडु के अंदर डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार चला रही है, और ये दोनों मिलकर राजीव गांधी के हत्यारों को समय के पहले रिहा कर देते हैं जी। ये गलत है, ये बहुत गलत है जी। सर, एक किताब आई थी प्रियम गांधी की, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। उसमें बताया गया कि जैसे आपने बताया था, आपने मेंशन किया है कि इंदिरा गांधी को केजीबी ग्रूम कर रहा था। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है इंदिरा गांधी जी को केजीबी ग्रूम कर रहा था और इसीलिए वो सोवियत रशिया के खिलाफ कभी जा ही नहीं पाई, ना ही कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाई। तो इस बात में आप भी मतलब पुष्टि रखते हैं कि सच्चाई है? देखिए, इसको हम बहुत ईमानदारी से राबिया, इस पूरे मसले को हमें हैंडल करना चाहिए। बहुत इजीली किसी एकदम स्पष्ट कह देना कि केजीबी इंदिरा गांधी को ग्रूम कर रही थी, मैं इन शब्दों के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा तो उनकी कोई थ्योरी रही होगी, मैंने ये पुस्तक पढ़ी भी नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता इस बारे में। लेकिन ये चीज जरूर है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु में सोवियत संघ का और केजीबी का नाम आया था। ये बात भी सत्य है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते से ही सोवियत संघ की करीबी हो गई। और ये बात भी सत्य है, मित्रों की नरकाई सामने आने के बाद, कि इंदिरा गांधी की सरकार के मंत्री, अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग लंबे समय तक केजीबी से पैसा लेते रहे। कांग्रेस के कई सांसदों के नाम केजीबी से पैसा लेने में आए। ये भी सत्य है कि इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी, उनने अपने पिता की गुटनिरपेक्ष नीति को मानने से इनकार कर दिया, और मैं उनके साथ हूँ, बिल्कुल सही किया था। ये नहीं, गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो बहुत वाहियात एक पॉलिसी थी नेहरू की बनाई, इंदिरा गांधी ने उसको नकार दिया और वो सोवियत खेमे में चली गई। और पाकिस्तान चूंकि अमेरिकन खेमे में था, वो एक पूरी लड़ाई उसकी वो कोल्ड वॉर वाली है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि क्या सोवियत संघ के साथ जाने में हमें क्या कोई नुकसान हुआ? मुझे नहीं लगता कोई नुकसान हुआ, क्योंकि अगर हम 71 का वॉर देखें तो सोवियत संघ ने जिस तरह से हमारी मदद करी, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और देश होता। हमने अमेरिका को देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हम आज भी देख रहे हैं अमेरिका का क्या व्यवहार भारत के प्रति है। अमेरिका कभी भी विश्वसनीय दोस्त नहीं है, और ये वर्ल्ड वाइड है। वो कभी इराक के साथ था, ईरान इराक युद्ध में, फिर उसी इराक सद्दाम हुसैन के खिलाफ उसने कर दिया। तो ऐसे अमेरिका के बहुत से एग्जाम्पल हैं कि दोस्ती थी और उसी के साथ कर दिया। तो ठीक है, ये शक पैदा करता है कि कहीं ना कहीं लाल बहादुर की मिस्ट्री में, लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्ट्री में केजीबी इन्वॉल्व है। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, वो प्रो रशियन, प्रो सोवियत संघ हो जाती हैं। ये सब चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत को सोवियत संघ के खेमे में जाकर नुकसान हुआ। 71 के वॉर में जब अमेरिका और निक्सन हमारे ऊपर बहुत दबाव बना रहे थे, तब सोवियत संघ ने कितनी बार हमारे लिए वीटो किया, पाकिस्तानी प्रस्ताव और अमेरिकी प्रस्ताव में कितने हमें हथियार दिए। आज भी सबसे ज्यादा हथियार, सबसे अच्छी डील्स हमको जो है वो सोवियत संघ से मिलती है। आज भी सबसे सस्ता तेल हमको रशिया से मिल रहा है। आज भी रशिया से हमको सबसे सस्ते हथियार मिलते हैं, हमारी शर्तों पे हथियार मिलते हैं जी। कि डॉलर में, बाकी जगह से हमें डॉलर में डील करनी पड़ती है, उनके साथ डील करने के हमारे दूसरे तरीके होते हैं। हमने ब्रिक्स में आज उनके साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी का सोवियत संघ के साथ जाना गलत था, लेकिन जो
लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का मामला एक अलग मामला है, उसकी जांच अलग अलग वो अलग होनी चाहिए। विदेश नीति जो है उसका क्या परिणाम हुआ, तो मैं तो ये मानूंगा कि फायदा ही हुआ भारत को सोवियत संघ के पाले में जाकर, वो एक अलग विषय है। तो दोनों विषयों को हम मर्ज नहीं कर सकते। लेकिन केजीबी की भूमिका पर हमें जो हमने बात की वो स्टिल वो अब उस थ्योरी पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी। डेविड क्रोली जो CIA के हिट स्क्वाड के हेड थे, उन्होंने कहा कि होमी बाबा और शास्त्री जी को CIA ने मारा है। किताब का नाम है कॉन्वर्सेशंस विद क्रो। शास्त्री जी की मृत्यु के 13 दिन बाद होमी बाबा की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को आप मानते हैं? देखिए, जिस तरह से ये बात सही है कि भारत बहुत तेजी से परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा था, और इस बात के दस्तावेज जो हैं वो उस समय की अगर आप CIA की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, मैंने देखे हैं खुद ही, उस समय वो आता है कि भारत ने ये तैयार कर लिया, वो तैयार कर लिया। ऑफ द रिकॉर्ड भी कई पत्रकार उस वक्त के दावा करते हैं, और बाद में उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा कि जब नेहरू ने पूछा था होमी जहांगीर बाबा से, चाइना वॉर हो गया था, कि क्या हम परमाणु शक्ति बनने के लिए हमें कितना समय चाहिए, तो बोले बहुत ज्यादा समय नहीं है, हम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जिन परिस्थितियों में मौत होती है होमी जहांगीर बाबा की, और ठीक 1-2 हफ्ते के अंदर वो वो प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, एक विदेश में संदेहास्पद परिस्थितियों में मारे जाते हैं, तो ये शक तो पैदा करता है। और इसको अगर हम और आगे बढ़ाएगा, हम थोड़ा सा हम आगे जाके हम विक्रम साराभाई की भी मृत्यु की बात करें, तो वो भी बहुत शक पैदा करने वाली है। मतलब अगर आप सस्पिशियस तो लगती है वो कई बार, अगर आप सोचो। और अब क्या होता है कि अब जब हम जिस काल में हैं, जिस काल में हम देखते हैं कि मोसाद ने किन पे अटैक किया, मोसाद ने जब ईरान पे अटैक किया तो उस रात उसने किन को मारा? 6 परमाणु वैज्ञानिकों को, ईरान के। इसके पहले कम से कम 15 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है मोसाद, ईरान के। और बदले में ईरान ने फिर दिल्ली में एक ब्लास्ट इजराइल एम्बेसी में करवाया था। तो अब हम वर्ल्ड वाइड जब देखते हैं कि परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका, इजराइल क्या कर रहे हैं। जैसे इजराइल ने इराक का परमाणु संयंत्र 1982 में तबाह कर दिया था, जब उनको लगा कि सद्दाम हुसैन परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है, तो फाइटर जेट गए, जिसमें टॉप शायद उसकी मूवी भी बनी है हॉलीवुड की, बड़ी हिट, टॉप गन, उसी पे है वो। तो उसमें वो गए और उन्होंने तबाह कर दिया। तो अब जब हम देखते हैं कि परमाणु कार्यक्रम जब पूरा होने वाला होता है तो कैसे देश हमला करते हैं, कैसे परमाणु वैज्ञानिकों को मारते हैं, और जब आज की स्थिति को हम तब से कंपेयर करते हैं, लगता है हाँ ये मॉडस ऑपरेंडी तब भी थी, ये तब भी था कि परमाणु वैज्ञानिक मार दो, उस देश का कार्यक्रम रुक जाएगा। तो ये शक तो पैदा करता है, और ये दोनों का अगर क्रोनोलॉजी जोड़े तो शक तो होता है। शास्त्री जी के इंटरनेशनली भी मित्र तो रहे होंगे उस समय। माना जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन हैड गुड रिलेशंस विद PM शास्त्री। दे वांटेड टू सेंड VP और वाइस प्रेसिडेंट और कम हिमसेल्फ। कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन CIA टू, जो हम कहते हैं ना, द प्रेसिडेंट ऑफ। देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि देखिए, शास्त्री जी को जो जिम्मेदारियां पहले मिली, अगर शास्त्री जी का हम पूरे करियर को देखें तो आजादी के बाद शास्त्री जी बनते हैं उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, जिसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उसके बाद वो संगठन में काम करते हैं। मैं इसलिए सब बता रहा हूं कि आपने जो कि विदेश नीति से उनको जोड़ा है, वो कांग्रेस के संगठन में काम करते हैं। उसके बाद दिल्ली उनको बुलाया जाता है, दिल्ली के अंदर उनको अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री बनते हैं, रेल मंत्री बनते हैं, तब इस्तीफा दे देते हैं। फिर कामराज योजना के तहत उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है, फिर मंत्रिमंडल छोड़ के संगठन के लिए काम करने लगते हैं। तो शास्त्री जी का जो पूरा अनुभव था वो डोमेस्टिक राजनीति का अनुभव था। वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो मंत्रालय भी उनके पास ऐसे रहे कि वो विदेश जाते हो या विदेश के लोगों से मिलते हो, ऐसा नहीं उल्लेख मिलता। एक बड़ा अच्छा लाइटर वे में किस्सा भी सुनाना चाहता हूँ, और ये बताता है उस समय के नेताओं के संबंध आपस में कैसे रहते थे और कितने सहजता थी उनमें, शास्त्री जी में और लोगों में। तो एक बार विदेश जा रहे थे शास्त्री जी, मंत्री रहते हुए, शायद रेल मंत्री रहते हुए जा रहे थे, तो उनके पास कोट नहीं था अच्छा, तो नेहरू जी ने उनको अपना कोट दिया। बोले यार विदेश जा रहे हो, तुम्हारा कोट है नहीं, तुम सिलवाओगे नहीं, मेरा कोट ले जाओ, पहन लेना। तो कद काठी में अंतर था, लेकिन पहना उनने नेहरू जी का कोट। ये आता है किस्सा। तो ये बड़ा सहजता थी उनमें। तो ऐसा छिटपुट उनका अनुभव था, और जो उनका कार्यकाल रहा वो बहुत सीमित रहा। मतलब वो जून 1964 के अंदर प्रधानमंत्री बने, और 6 महीने वो शासन हो गया, 65 का 1 साल, वो 1.5 साल करीब प्रधानमंत्री उनकी।
तो उस 1.5 साल में फिर पाकिस्तान के साथ बहुत कच्छ के रन से में भी तो हमने कर दिखाया। उनका 1.5 साल का कार्यकाल आज तक याद रखा जाता है। Correct. आज कितने लोग देवेगौड़ा को याद कर रहे हैं, आज कितने लोग इंद्र कुमार गुजराल को याद कर रहे हैं, आज कितने लोग मोरारजी देसाई को बस ये याद करते हैं कि भाई गैर कांग्रेसी पहला प्रधान। लेकिन शास्त्री जी को आज याद करने वाली, सोचिए भारत, मैं ऐसे थोड़ा विषय से भटक रहे हैं फिर भी बता रहा हूं कि मतलब जो पाकिस्तान का मीडिया जो गांधी जी को गाली बकता है, जो नेहरू को गाली बकता है, जो इंदिरा गांधी को गाली बकता है, जो मोदी को तो खैर बकता ही है गाली मीडिया, वो मीडिया शास्त्री जी की शान में कसीदे पढ़ता है, ये जानते हुए कि इस आदमी ने हमको धूल चटाई थी, इसकी सेना लाहौर तक आ गई थी। एक बड़ा फेमस क्लिप है पाकिस्तानी चैनल का जिसमें बता रहा है कि ऐसे भी ईमानदार होते हैं। अब कि वो घर के चूल्हे में खाना बनाते थे, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इस्तीफा दे दिया। आज भी 10 जनपद जाइए, वो आज भी 10 जनपद का आधा हिस्सा शास्त्री मेमोरियल है, आधे में सोनिया गांधी रहती है। आप आज दिल्ली आई हैं, जाइए देखिए कैसी कार रखी हुई है, कौन सी कार थी, कैसा चूल्हा है, कैसे कपड़े वो पहनते थे, फटा हुआ कोट। वो लगेगा नहीं प्रधानमंत्री था। तभी तो इंदिरा गांधी उनके घर देख के हंसती थी, यार ये देखो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, इतने सिंपल। वो एलिट थे, बड़े लोग तो ब्राउन साइड थे ना वो लोग तो खैर मुझे लगता है जो 1.5 साल का समय था वो उनको विदेश नीति को समझने के लिए और विदेश में उनके संबंधों को लेकर मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो उतना नहीं बना पाए होंगे। लेकिन ये तय है कि उन्होंने जिस तरह से हैंडल की चीजें उस दौरान विदेश नीति को भी और उस वक्त की उन्होंने सामरिक नीति को भी, रक्षा नीति इसको कहते हैं, वो जबरदस्त थी। और एक यहाँ पे और चीज बताना चाहता हूँ कि अमेरिका उस दौर में क्या करता था कि हमको हथियार देने और सब चीजें करने के लिए हमारा बड़ा शोषण भी हुआ है। हमको एक लाल गेहूं भेजा जाता था जो बड़ा ही घटिया किस्म का गेहूं होता है, मतलब आज तो शायद उसको जानवर भी नहीं खाएंगे। वो गेहूं हमको भेजा जाता था सस्ती कीमतों पे, दान के नाम पे, कि भाई आर्थिक सहायता, गेहूं, अन्न की सहायता। हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, तो वो गेहूं की वजह से हमको झुकना पड़ता था अमेरिका वगैरह के सामने, उनसे हथियार की डील में तमाम जगह पे। तो शास्त्री जी ने देश में आह्वान किया था कि एक वक्त का जो है वो भोजन आप त्याग दो, हफ्ते में एक दिन व्रत रखो, मतलब हफ्ते में एक दिन एक वक्त का भोजन त्याग देगा भारत का व्यक्ति तो हमारा खाद्यान्न की समस्या हल हो जाएगी। और ऐसा मेरे परिवार के बुजुर्ग बताते हैं और जिन लोगों से मेरी बात हुई कि लोग उनका पालन करते थे शास्त्री जी के कहने पे, हफ्ते में एक दिन व्रत रखते थे कि आज हम अगर अन्न नहीं खाएंगे तो वो अन्न किसी और को मिल जाएगा, ये भाव रखते हुए। तो ये शास्त्री जी का योगदान था, वो इसमें कोई नहीं। और विदेश नीति की उनकी तारीफ हुई, जिस तरह से वो पूरे गुटनिर, मतलब भारत का ना अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ना सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने युद्ध में पाकिस्तान को तब भी हरा दिया। भाई तब तक तो अयूब खान बड़ा खास हो चुका था ना अमेरिका का, वो तो गोदी में बैठ गया था अमेरिका की गोदी में जाके अयूब खान। और शास्त्री जी तो ऐसी स्थिति में भी देश को निकाल ले गए, बचा ले गए, युद्ध जीत गए। तो ये उनकी बड़ी महानता थी। कम से कम वो उस नेहरू से बेहतर थे जिनके बारे में कहते हैं कि 1920 से ही उन्होंने विदेश नीति का अध्ययन शुरू कर दिया था। और वो अपने आप को विदेश नीति का इतना गूढ़ जानकार मानते थे कि उनको लगता था कि पूरी विदेश नीति तो उनके अलावा कोई है ही नहीं। और उनके परिवार के हर व्यक्ति को ये लगता है कि उनसे अच्छी विदेश नीति कोई नहीं समझता। जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं ना, हमारे घर के बच्चे होते हैं वो प्ले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, ऐसा लगता है गांधी परिवार के बच्चे पैदा होते ही ना यूएन में जाते हैं। तो ये परिवार जो है ना अपने आप को विदेश नीति का, तो नेहरू की विदेश नीति का क्या हासिल हुआ हमने 1962 में देख लिया। कैनेडी उनको बोलते रहे हमसे मदद ले लो, हमसे मदद ले लो, हमें परमाणु बम भी दे देंगे, यूएनएससी में सीट भी दे देंगे। मैं बोला हमको नहीं चाहिए तुमसे, हमारे चीन को दे दो, तुम चीन को यूएनएससी की सीट दे दो। सीट ठुकरा दी, परमाणु बम ठुकरा दिया। फिर जब चीन ने ठोका 62 में आके, तब भागे भागे कैनेडी के पास गए। लेकिन कैनेडी तब अपनी समस्या में थे क्योंकि उनकी रशिया के साथ वो क्यूबन मिसाइल प्रॉब्लम चल रही थी, उनने इनको भाव नहीं दिए। बीके नेहरू इन्हीं के परिवार के थे, वो राजदूत थे, इन्हीं के परिवार के लोग सब राजदूत बनते थे। वो कोल भी इन्हीं के परिवार रिश्तेदार थे। इनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू की, वो अनपढ़ थी मालूम आपको। हाँ। वो पढ़ी, स्कूल नहीं गई थी कभी, वो कॉलेज भी नहीं गई वो। और उनको आजादी के बाद पहले रशिया का मास्को में दूतावास, फिर उनका हमें उसमें वहां भेजा गया बीजिंग। सोचिए, पहले रूस, पहले सोवियत संघ की राजदूत बनी भारत की, फिर चीन में बनी, फिर ब्रिटेन में बनी, सॉरी फिर अमेरिका में बनी, फिर ब्रिटेन में बनी। दुनिया के 4 बड़े मुल्कों की वो राजदूत रही भारत की। अनपढ़ नहीं कहेंगे, पढ़ना लिखना तो जानती थी, अंग्रेजी भी बोल लेती थी। और यूएन में रही भारत की तरफ से, यूनाइटेड नेशन में। स्कूल नहीं गई थी वो, स्कूल नहीं गई थी, कॉलेज तो छोड़ो दूर की बात।
तो इनके ये तो ऐसा समझते ना विदेश नीति में अपने आप को। तो आपने शास्त्री जी की विदेश नीति से तुलना करी, तो नेहरू तो इतने बड़े अपने आप को जानकार सब है, तो 17 साल विदेश मंत्री रहे, खुद ही दूसरे को नहीं, और क्या हासिल हुआ 62 में? माफ कीजिएगा, गली का कुत्ता बना दिया था, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, माफी चाहता हूं किसी को बुरा लगा, गली का कुत्ता बना दिया था हमको। ना अमेरिका हमारे साथ, ना रूस हमारे साथ, बड़ा रूस में घुसते थे, अमेरिका को लतियाते थे नेहरू, रूस में थोड़ा घुसने की कोशिश करते थे सोवियत संघ में, इनको खुशरे वगैरह को अपने बुला लिया था, इन सबको बड़े यात्रा वात्रा करवाई। तो जब 62 के युद्ध का समय आया और किसी ने पूछा इन लोगों से, सोवियत संघ के नेताओं से, कि भाई अब किसके साथ हैं, भारत के साथ है, चीन के साथ है? तो सोवियत संघ के नेताओं ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है। तो इनकी सब वो विदेश नीति के पोल खुल गई। तो भाई उनसे तो बेहतरी साबित हुए 1.5 साल में। जी जी जी। ये बताइए आप मुझे प्रखर जी, अगर शास्त्री जी की मृत्यु नहीं होती, जैसे इस 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया, हम आज भी उस कार्य की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मृत्यु नहीं हुई होती तो क्या स्थिति होती आज भारत की? देखिए, शास्त्री जी की उम्र उतनी नहीं थी जब उनकी मृत्यु हुई, वो बहुत उम्र नहीं थी, और वो एक लंबे जीवन जीते, अगर ये सब समस्या नहीं आती और रहस्यमय मृत्यु नहीं होती और अगर वो लंबा समय जाते, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज किसी बैंक में नौकरी कर रहे होते, प्रियंका गांधी कहीं कुछ जॉब वॉब कर रही होती, और राजीव गांधी पायलट ही रह गए होते, और संजय गांधी तो कुछ कर ही नहीं पाते, और इंदिरा गांधी राजनीति से संन्यास लेके लंदन में फंस गई होती। तो अगर वो प्रधानमंत्री रह जाते, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये तो तय है कि इंदिरा गांधी की राजनीति खत्म थी, क्योंकि वो खुद ही लंदन शिफ्ट होने वाली थी। तो ये लंदन शिफ्ट हो जाती, या तो वहीं लंदन वगैरह में नौकरी करने लगते राजीव गांधी और संजय गांधी, और या वहीं कुछ अपना कुछ काम वाम खोल लेते, फिर ये बस सब वहीं पे पैदा वैदा हो जाते। तो ये जो गांधी परिवार आज दिखाई देता है, ये मुझे नहीं लगता कि इसका अस्तित्व भारत में होता अगर शास्त्री जी कुछ साल और रह जाते तो। जी। ये परिवारवाद का दंश, ये जो बोझ हमने सहा है ना, ये हमको नहीं सहना पड़ता। तो यही होता, अगर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होते तो अभी किसी बैंक में नौकरी कर रहे होते राहुल गांधी, किसी और कंपनी में नौकरी कर रही होती प्रियंका, राजीव गांधी अभी भी पायलट होते, क्योंकि फिर तो उनकी हत्या ही नहीं होती। तो अभी पायलट की पोस्ट से रिटायर होकर वो कोई रिटायरमेंट का जीवन जी रहे होते राजीव गांधी। ये होता है। अगर हम ये पोस्टमार्टम की बात करते हैं, जो हमने पहले भी करी, तो जब पोस्टमार्टम के लिए रशियन ने पूछा तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज ने मना कर दिया। जब आरटीआई फाइल किया गया तो कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो ये इतना सरकार यू टर्न क्यों ले रही है? देखिए, क्या होता है कि ये जो अनुज धर की आरटीआई है, इसका आप जिक्र कर रहे हैं, और अनुज धर ने तो बहुत काम किया है। मेरे को लगता है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कभी आप उनको ही बुलाइए पॉडकास्ट में, और उसमें ये तर्क दिया गया कि भाई इससे भारत के विदेश में संबंध खराब होंगे। तो आरटीआई में एक क्लॉज होता है, ऐसा नहीं है कि आरटीआई में आप सब जानकारी मान को दे देंगे। जैसे अगर आप कोई ये इस वक्त मान ले कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी कोई गुप्त कोई बातचीत अगर हो रही है, या सोवियत संघ के साथ कोई उसकी जानकारी मांग ले, तो वो आरटीआई के थ्रू नहीं मिल सकती। तो आरटीआई में कुछ चीजें होती है, आरटीआई पुरानी चीजों की भी जानकारी छुपाता है। अगर मान लीजिए 62 में भारत और अमेरिका के बीच में कोई डील हुई हो वॉर के दौरान, या कोई ऐसी चीज हो जो आज हम बता दें तो अमेरिका को दिक्कत हो, तो जैसे सीआईए के दस्तावेज है, तो ऐसा नहीं कि हर दस्तावेज उनका वो जारी कर देते हैं, कुछ 25 साल बाद करते हैं, कुछ 50 साल बाद करते हैं, और कुछ करते ही नहीं है उसका। तो ये है, तो हमने भी ये कर रखा है। जैसे आपको अमेरिका का बताऊं, 71 में रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के लिए बड़ा ही गाली वाला शब्द इस्तेमाल किया था, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, और बड़ा भद्दा शब्द था, एक्सेप्टेबल नहीं है जो उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए बोला था। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो, तो वो लीक हो गया, मतलब वो जारी कर दिया उन्होंने उस टेप को, जो किसिंजर को निक्सन ने बोला था। ये 2013 के आसपास वो जारी हुआ, तो भारत में गुस्सा हुआ, नाराजगी आई कि ऐसा कैसा उस समय के राष्ट्रपति ने हमारी इंदिरा गांधी के लिए बोल दिया था। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं 50 साल बाद भी, तब भी लोगों को असर पड़ता है कि यार ये इस देश ने हमारे साथ तब बुरा किया था। तो इस आधार पर कई जानकारियां होती हैं, सरकार पी लेती है कि वो जारी नहीं करती। अब शास्त्री जी के केस में जब जारी नहीं किया, तो फिर लगता है कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज है जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर फर्क पड़ सकता है, या फिर शायद भारत और रशिया के संबंधों में असर पड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि अगर मान लीजिए इसमें एक थ्योरी ये भी कि सीआईए ने करा, जिससे सीआईए अगर ताशकंद करेगी तो ये मैसेज जाएगा कि देखो रशिया सोवियत संघ बदनाम होगा, कि देखो उधर वहां पे एक प्रधानमंत्री के साथ ये हो गया। और
शास्त्री जी ने सोवियत संघ का कहना मान के कर लिया था तो सीआईए चिड़ा हुआ था। तो हो सकता है सीआईए का हाथ रहा हो। एक थ्योरी ये भी है, थ्योरी है, एक थ्योरी है कि केजीबी ने किया है ना, कुछ भारतीयों के साथ मिलके। तो ये जब दोनों थ्योरी हैं, तो अब मेरा सवाल ये कि अगर मान लो केजी आज सीआईए का नाम आता है तो निश्चित तौर पर भारत के लोगों को एक गलत भावना, शास्त्री जी का बड़ा सम्मान है भारत में, आज भी इतने साल बाद भी 1.5 साल रहे तो क्या हुआ, तो भारत की नजरों में एक छवि अमेरिका की खराब होगी कि यार ये हमारे देश में इतना बड़ा कांड कर चुके हैं। तो ये तो समझ में आता है कि आप उस आधार पे उस आरटीआई को बोलो कि भाई हम नहीं देंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इसमें सोवियत संघ का कोई रोल था, केजीबी का रोल था, तो आज तो सोवियत संघ का अस्तित्व ही नहीं है। वो तो 1990 में खत्म हो गया, वो तो अब टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया। अब तो रशिया है, और रशिया तो डिसऑन कर चुका सोवियत संघ को, पॉलिसी को, उस विचारधारा को। लेनिन स्टालिन की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं वहां। तो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को आखिर दिक्कत क्या है, ऐसे कौन से संबंध हमारे बिगड़ जाएंगे। तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, मैं तो हमेशा हर मंच पे कहता हूं कि जांच कर सकते हैं ना। देखिए जांच करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब जो लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरी कुलदीप नैयर बचे थे, सत्तारों भी शायद उसकी डेथ हो गई आखिरी में 2013 में उसने इंटरव्यू दिया था। अब वो किरदार बचे नहीं, वो लोग बचे नहीं, एविडेंस खत्म हो जाते हैं, तो उसका जांच का कोई बहुत रहता नहीं है मतलब। लेकिन हाँ, ये उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स उस वक्त जो भी बने थे, जो भी थोड़ी बहुत जांचें हुई थी पोस्टमार्टम, वो सब तो सरकार को लीक करनी चाहिए जी, कम से कम दुनिया के सामने आना चाहिए। सो थैंक यू प्रखर जी, थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपना समय दिया, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो बातें बताई हैं, उनकी मृत्यु से लेकर जो रहस्यमय जो बातें थी, जो हमें नहीं पता थी, वो काफी बातें हमें पता चली है। और ऑडियंस से भी मैं यही कहूंगी कि डू फॉलो प्रखर जी, इन ये दूरदर्शन पर आप इन्हें देख सकते हैं, और इनकी किताबें भी हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से लेकर खरीद कर पढ़ सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए द राव्या साडा शो।